पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब क्रोम डंजन बॉस को मार देता है तो फ्रैंक और उसके साथी मिलकर वहां से मैजिक स्टोन लेकर शहर आ जाते हैं और शहर के लोगों को मैजिक स्टोन दिखाकर बताते हैं कि वहां का डंजन डिजास्टर अब रुक गया है और फिर वो उस मैजिक स्टोन को बेचकर उससे पैसे कमा लेते हैं। फिर उस मैजिक स्टोन को बेचकर वो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और आपस में उन्हें बांट लेते हैं, पर फ्रैंक अपनी ओर से सैली को कुछ पैसे और दे देता है ताकि वो अपने शहर जाकर अपने लोगों की मदद कर पाए। और फिर हम देखते हैं कि क्रोम भी डंजन से बाहर आ जाता है और अपने साथ लाए हुए मैजिक स्टोन्स को बेचकर कुछ पैसे वहां ले लेता है ताकि वो शहर में रह पाए। फिर हमें सैली को दिखाया जाता है जो अपने पैसे चर्च में डोनेट करके वहां के बच्चों के साथ खुश दिख रही होती है और जब वो चर्च को छोड़कर वहां से जा रही होती है तो उसे बाहर क्रोम मिल जाता है। सैली क्रोम से मिलकर बहुत खुश हो रही होती है और वो उसे उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कह रही होती है और क्रोम का चेहरा तो ऐसे लग रहा होता है जैसे उसने दिन में ही कहीं भूत देख लिया हो। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैली क्रोम से कहती है, मैंने तो सोचा था कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन देखो हम इतनी जल्दी वापस से मिल गए। तो क्रोम भी अपना मुंह छिपाते हुए कहता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था और ये मेरे लिए भी शॉकिंग है। तो सैली खुश होते हुए कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने ही होम टाउन में अपने सेवियर से मिल पाऊंगी। ये तो मेरे लिए किस्मत की बात है जो आज मैं तुमसे यहाँ मिल पाई। और इधर क्रोम सोच रहा होता है, अगर मुझे सही से याद है तो इस लड़की का नाम सैली है और इसका लेवल अभी 18 पर है और ये एक ऐसी मिड रैंक एडवेंचरर है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसे अपने साथियों के साथ लड़ते हुए देखा है और मैंने देखा है कि ये अपने साथियों का साथ देती है, ना कि उन्हें धोखा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। और जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मुझे भी ये थोड़े अजीब लगे थे। ये दिखने में तो कोई क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन अगर मैं उनसे बातें करते रहता तो शायद मैं पक्का ही पकड़ा जाता या फिर कोई गलती कर बैठता। और मुझे सबसे ज्यादा डर तो इस बात का है कि ये किसी रीजन की वजह से मेरे स्टेटस को चेक न करने लग जाएं। तभी सैली क्रोम से कहती है, जब अब हम मिल ही गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कम से कम उस बात के लिए थैंक यू तो बोल ही दूं। पर क्रोम वहां से अपनी फुल स्पीड से भागने लगता है और कहता है, सॉरी तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं वो नहीं हूँ। और सैली क्रोम को रोकने के लिए जोर से चिल्लाती है, रुको 1 मिनट तो रुक जाओ। और उसे फ्रैंक की बात याद आने लगती है जब वो कहता है कि ये हो सकता है कि एक क्रिमिनल हो और इसका पीछा टाउन कर रहा हो, इसलिए ये यहाँ छिप छिप कर रहता हो। तो सैली सोचती है, कोई एक ऐसा आदमी जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत हो और वो ओड फील्ड में आया हो, इसके पास जरूरी यहाँ आने का कोई न कोई तो कारण होगा ही। तो वो क्रोम के पीछे भागते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी 1 मिनट रुको, मैं सच में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, 1 सेकेंड तो रुक जाओ। मैं तो बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ ताकि मुझे जिसने मेरी जान बचाई है कम से कम मुझे उसे एक थैंक यू तो कहना ही चाहिए। पर क्रोम वहाँ नहीं रुकता और अपनी स्पीड से भागता रहता है और भागते भागते सोचता है, आखिरकार ये लड़की मेरा पीछा अभी भी क्यों कर रही है? क्या इसको पता चल गया है कि मैं असलियत में एक मॉन्स्टर हूँ? और उसका पीछा करते करते सैली भी बहुत ज्यादा थक जाती है और वो कहती है, मैंने अब तो वो मुझे दिख ही नहीं रहा, सच में वो बहुत ज्यादा तेज है, शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, पर फिर भी अचानक वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आखिरकार वो किधर चला गया? और इधर क्रोम भागते भागते एकदम से रुकते हुए शॉक हो जाता है और कहता है, यहाँ तो डैड आ गया है। और हम देखते हैं कि क्रोम के सामने बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी होती हैं और उसके आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो क्रोम कहता है, रुको, लकीली यहाँ आसपास कोई नहीं है और मैं अपनी फिजिकल एबिलिटी, मेरे पंजे जो कि शेप शिफ्टर के हैं, उनकी मदद से ये कर सकता हूँ। और अपने हाथों को शेप शिफ्टर के हाथों में बदलते हुए कहता है, मुझे बस इस वॉल को पार करना है और मैं उसे पक्का ही पीछे छोड़ दूंगा, फिर वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। और फिर क्रोम अपने पंजों की मदद से उस दीवार पर चढ़ने लगता है और जब वो ऊपर पहुंचने वाला होता है तो कहता है, बस अब थोड़ी सी दूर और रह गया है, अब तो बस मैं ऊपर पहुंचने ही वाला हूँ। पर अचानक तभी उसके हाथ से उसका डैगर नीचे गिर जाता है और वो उसे देखकर कहता है, ये क्या, ये भी अभी होना था क्या? मेरा इतना महंगा डैगर, ये मैंने अभी 240 गोल्ड का लिया था।
और क्रोम उस गिरते हुए डैगर के पीछे ही जंप लगा देता है और हम देखते हैं कि वो इतनी ऊपर से आकर जब नीचे गिरता है तो उसको थोड़ी चोट भी लग जाती है। तो वो कहता है आउच, मुझे मेरे पीछे चोट लग गई है। मैं भी बिना मतलब के ही कूद गया, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मुझे सीधे ही कूदना है। मैं आराम से भी उतर सकता था, लेकिन मैं बहुत जल्दबाजी करता हूँ। और तभी सैली वहां आ जाती है और क्रोम को ऐसे जमीन पर पड़े देखकर कहती है, आखिरकार तुम यहाँ ऐसे कर क्या रहे हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? और सैली को अचानक अपने सामने देखकर क्रोम का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो मन में सोचता है, आखिरकार मैं पकड़ा ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर तभी सैली अपना सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहती है, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपका ऐसे पीछा कर रही थी, पर मैं सच में आपको थैंक यू कहना चाहती थी और कोई बात नहीं है। तो क्रोम खड़े होते हुए अपने कपड़ों को सही करते हुए कहता है, तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ये तो बस मेरी ही गलती है कि मैं बिना स्थिति का जायजा लिया ऐसे ही निकल गया वहां से। क्या तुम सच में मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती? तो सैली कहती है, नहीं नहीं, सच में मैं कुछ नहीं जानना चाहती, क्योंकि तुम तो मेरे सेवियर हो और मैं ऐसे किसी भी आदमी के बारे में कैसे कुछ पूछ सकती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई कारण तो होगा ही जो तुम वहां से ऐसे ही चले गए थे। ये सब सुनकर क्रोम सोचता है, मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ आकर किसी से मिला तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो कि मैं ऐसे किसी से मिल पाया जिससे मैं अब बातें कर सकता हूँ। अभी तक तो मुझे जब भी कोई मिल रहा था वो सिर्फ मुझे लूटने की कोशिश ही कर रहा था और मुझे उनसे कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी। तभी सैली कहती है, लेकिन मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? पिछली बार भी तुम अपना नाम बताए बिना ही वहां से चले गए थे। तो क्रोम कहता है, क्या बस मेरा नाम? ठीक है, मेरा नाम क्रोम क्लैंक है। और सैली क्रोम का नाम जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इधर क्रोम सोच रहा होता है, क्या मैं इसे असली नाम बताकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? तो क्रोम सैली से पूछता है, तो तुम्हारा नाम शायद सैली है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रही हो? और फिर अपनी बात बदलते हुए कहता है, ओह सॉरी, अगर तुम आंसर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तो सैली कहती है, नहीं नहीं, सब ठीक है, वैसे तो मैं रॉयल कैपिटल में काम करती हूँ, लेकिन ये मेरा होम टाउन है, मैं यहीं पैदा हुई थी। मैं तो बस अब यहाँ ये देखने आई थी कि लोग अब यहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या वो पहले से ठीक है या नहीं, क्योंकि ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब से ये सिटी धीरे धीरे और से और ज्यादा डेंजरस होती जा रही है और यहाँ हर जगह गुंडे घूमते फिरते हैं जो कि किसी को भी लूट लेते हैं और यहाँ कई तरह की गैंग भी बन गई हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रोम भी फ्रैंक, गाइडो और सैली की बातें सुन रहा होता है और फ्रैंक बता रहा होता है कि डंजन डिजास्टर की वजह से सैली का पूरा होम टाउन ही गिर गया था। और ये याद करके क्रोम सोचता है, तो वे लोग उस समय ओडफील्ड के बारे में बात कर रहे थे। और फिर क्रोम नॉर्मल होकर सैली से कहता है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, क्या तुम मुझे इस टाउन के बारे में और कुछ भी बता सकती हो ताकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को आराम से कर पाऊँ और किसी मुसीबत में न पड़ जाऊँ? तो सैली बताती है, बहुत सालों पहले ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस था। ये इतना ज्यादा परफेक्ट तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा और दयालु टाउन था। और फिर टाउन के पास में ही एक डंजन अपेयर हो गया जिसका नाम हॉल ऑफ डिजास्टर है। और मैं जब छोटी थी तब अचानक से ही उस डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लगे और डंजन डिजास्टर शुरू हो गया और सारे मॉन्स्टर सिटी के अंदर आने लगे। और फिर टाउन में जितने भी अमीर और स्टेटस वाले लोग थे वो इस टाउन को छोड़कर यहाँ से कैपिटल में भाग गए। और फिर धीरे धीरे ये दूसरी सिटियों के लिए गैदरिंग पैलेस बन गया और आज लोग इसे रूइंड सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरी सिटी से आए हुए रक्षक वैसे तो टाउन को मॉन्स्टर से बचा लेते हैं, लेकिन वो टाउन के लोगों को किसी नौकर की तरह ट्रीट करते हैं।
अब तो बस मेरा यही एक सपना है कि मैं एक फर्स्ट क्लास एडवेंचरर बनूं और फिर हॉल ऑफ डिजास्टर को बंद कर दूं और ओड फील्ड को इस बुरी छाया से दूर करूं। सैली की ऐसी बातें सुनकर क्रोम शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है, आखिरकार ये लड़की इतना ज्यादा कैसे सहन कर सकती है। ये सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां एक बच्चा प्रीस्ट के पास आकर कहता है, फादर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी सैली को ज्वाइन करूंगा और एक एडवेंचरर बनूंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास भी एक स्किल है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पक्का ही सैली के कुछ ना कुछ तो काम आऊंगा ही। और फिर हम दोनों मिलकर इतने ज्यादा पैसे कमाएंगे कि चर्च को कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। तो फादर उस बच्चे से कहता है, हाँ मुझे विश्वास है और मुझे ये भी विश्वास है कि सैली तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होगी। और तभी हमें वहाँ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो फादर उनकी आवाज सुनकर कहता है, फुटस्टेप्स, लेकिन लोग तो यहाँ चर्च में कभी नहीं आते। तो वो बच्चा गेट खोलने के लिए जाते हुए कहता है, हो सकता है कि सैली दीदी ने कुछ यहाँ भूल गई हो और वो वापस लेने यहाँ आई हो। और जब वो बच्चा जैसे ही गेट खोलता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने दो लोग चोगा पहने खड़े होते हैं। तो वो बच्चा उनसे पूछता है, अंकल आप कौन हो? उन दोनों लोगों में से एक जैफ होता है। आपने पिछले पार्ट में तो देखा ही होगा जब जैफ ने क्रोम को स्ट्रीट में पकड़कर लूटने की कोशिश की थी। तो वो कहता है, दयालु फादर अभी भी टाउन में है। सच में ये तो कितना सरप्राइजिंग है। और उसके चोगे पर रेड ड्रैगन का निशान बना होता है, जिसे देखकर फादर कहता है, तुम तो इविल ड्रैगन के लोग हो जो कि इस टाउन पर अभी रूल कर रहे हैं। तो जेफ कहता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन अब हमारे पास मैन पावर थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए हम थोड़े से और स्लेव चाहते हैं ताकि हम उनको फ्रीली यूज कर पाए। तो हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम इस टाउन को साफ कर दें और जो भी यहाँ मिले उसे यहाँ ले आए, चाहे वो इतना छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो वो छोटा बच्चा फादर के पीछे जाते हुए कहता है, तुम हमें ऐसे नीचा नहीं देख सकते, मैं सही कह रहा हूँ ना फादर। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि जैफ फादर से कह रहा होता है, ये ऑर्डर हमें बॉस ने दिया है, तो मुझे आशा है कि फादर आप हमें मना नहीं करेंगे। ये सुनकर फादर वहां खड़ा हुआ घबरा रहा होता है। तो वो बच्चा मन में सोचता है, ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, आखिरकार ये मेरे हाथ ऐसे क्यों कांप रहे हैं और मैं इन्हें कांपने से रोक भी नहीं पा रहा हूँ। पर अब तो मेरे पास मेरी स्किल्स है और मैं आम लड़का तो नहीं रहा हूँ, मुझे भी सैली की तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना है और चर्च के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो जैप के साथ वाला आदमी कहता है, वैसे तो ये बच्चे अनोइंग होते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फादर कहेंगे तो ये चुपचाप हमारे साथ चलेंगे। तभी प्रीस्ट अपने घुटनों पर आ जाता है और वो कहता है, प्लीज बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ और तुम जो भी कहोगे वो मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन प्लीज बच्चों पर रहम करो और उन्हें जाने दो। तो जैप उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तू सच में पागल है, तुझ जैसे बुढ़े और कमजोर आदमी से आखिरकार हम क्या ही करा लेंगे। और तभी वो बच्चा भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, तुम यहाँ जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हें ये कुछ नहीं करने दूंगा। और वो अपनी मैजिक स्किल को यूज करके एक छोटा फॉर्मेशन बनाने लगता है। तो फादर उसे कहता है, ये सब कुछ यूजलेस है टेल। पर टेल अपने फॉर्मेशन से एक आग का छोटा सा गोला बनाकर कहता है, फायरबॉल। और ये देखकर जैफ चौंकते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें फायर मैजिक स्किल मिली है। और हम देखते हैं कि टेल की फायरबॉल सीधे जाकर जैफ के साथ वाले आदमी के पेट पर लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तो वो कहता है, कितनी वर्थलेस स्किल है ये तो मेरा एक बाल भी नहीं बिगाड़ पाई। ये देखकर टेल भी घबरा जाता है और वो कहता है, नो वे, इतने आराम से इसने मेरे अटैक को रोक दिया। तो वो दूसरा बंदा कहता है, लो रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असल में स्किल का यूज कैसे करते हैं। और फिर एक फॉर्मेशन बनाकर दीवार पर लगाता है और बोलता है, थंडरबोल्ट। और हम देखते हैं कि वो दीवार के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर गिरने लगती है और दीवार में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है।
तो जेफ उस गड्ढे को देखकर कहता है, तुम्हारी स्किल सच में बहुत ही अमेजिंग है राइडो। और ये देखकर टेल के भी पैर कप कपाने लगते हैं और उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हैं। तो वो मन में सोचता है, ये सच में कितना ज्यादा स्ट्रोंग है, मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो ठीक है, इस बच्चे को एक एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि कोई भी हमारे खिलाफ दोबारा बोलने की कोशिश न करे और न ही हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे फादर को भी हमारी बात समझने में मदद मिलेगी। और जब फादर उसे ऐसा देखता है तो वो सोचता है, टेल तो जल्दी ही मर जाएगा, मुझे कुछ तो करना होगा। और उसे तभी दीवार के पास एक छड़ी दिखती है। तो वो मन में सोचता है, मैं इस छड़ी को पहले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यूज किया करता था और वैसे भी मेरे पास थोड़े लेवल है और मुझे लड़ाई का भी एक्सपीरियंस तो है ही। और वो अपनी छड़ी लेकर उस दूसरे आदमी के पीछे अटैक करने आगे बढ़ता है। तभी उसकी छड़ी को एक तलवार रोक लेती है और वो रोकने वाला जेफ होता है, जो कहता है, हे आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तो फादर जल्दी से टेल को कहता है, टेल कुन जल्दी से यहाँ भाग जाओ। और टेल ये सुनकर वहां रोने लगता है और फुल स्पीड से चर्च के बाहर भागने लगता है। तो जेफ उसे भागते देख कहता है, हे रुक, तू पागल बच्चे कहीं के, मुझे परेशान मत कर और यहीं रुक जा। तो वो दूसरा आदमी कहता है, इसे छोड़ दो जेफ, यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे ब्रैट हैं जिन्हें हम आराम से पकड़ सकते हैं और अभी हमारा फोकस बस उन्हीं पर होना चाहिए। और फिर एक अटैक फादर पर करते हुए कहता है, बस हमें तो ये करना है कि इस बुढ़े को इतना पता चल जाए कि आखिरकार यहाँ इंचार्ज कौन है। तभी वहां 3 बच्चे और आते हैं और वो कहते हैं, फादर आखिरकार ये आवाजें कैसी हो रही है। तो फादर जल्दी से कहता है, तुम सभी पीछे रहो और मुझसे दूर रहो। बच्चे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा प्रीस्ट का सर जमीन पर लगाए होता है और जेफ उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, तुम बच्चे यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं इस बुड्ढे का सर उड़ा दूंगा। और हम देखते हैं कि फादर अपना सर दबाए जाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में होता है। तो वो दूसरा आदमी कहता है, ठीक है फिर अब मैं अपनी लाइटनिंग मैजिक को धीरे धीरे करके इसकी पावर को बढ़ाता हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम इन बच्चों की जान की क्या कीमत समझते हो। और वो अपने मैजिक को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। और फिर हमें सैली और क्रोम को दिखाया जाता है, जो वहीं गली में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। और क्रोम सैली से कह रहा होता है, अगर तुम मुझे यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ की गलियां मुझे सेम सी ही दिख रही है और कहीं मैं यहाँ खो न जाऊं। तो सैली ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी मैं कर पाऊंगी वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। मैं इस सिटी के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हूँ। और तभी सैली का चेहरा बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे याद आता है जब फ्रैंक उसे कह रहा होता है, आखिरकार हम उस लड़के का क्या कर सकते थे जब वो हमें ऐसे ही छोड़ गया। तो सैली जल्दी से सॉरी बोलते हुए कहती है, हमें माफ कर देना, हम बस वहां जाकर तुम्हारे मैजिक स्टोन को बेच दिया है और मैंने वो पैसे फादर को दे दिए हैं। तो मैं जल्दी से जाकर फादर से वो पैसे लाती हूँ और फिर जाकर फ्रैंक और गाइडो से भी पैसे लाती हूँ और फिर तुम्हें दे दूंगी। तो क्रोम कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने हाथ में एक पोटली देखता है और फिर वो सैली से कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो तुम अभी मुझे 200 गोल्ड दे सकती हो। तो सैली जल्दी से अपने पॉकेट को चेक करते हुए कहती है, बिल्कुल अभी देती हूँ। और फिर क्रोम कहता है कि अगर तुम मुझे पास वाले डंजन के बारे में कुछ बता सको तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन जब तक सैली कुछ बता पाती तब तक वहाँ एक आवाज आती है, सैली। और सैली वो आवाज सुनकर चौंक जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा इधर भागकर आ रहा होता है। उसे देखकर सैली कहती है, टेल तुम्हारा ऐसे अकेले बाहर निकलना यहाँ सेफ नहीं है, तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो और अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो टेल रोते रोते कहता है कि हमारे चर्च में कुछ डरावने लोग आए हैं और वो बस फादर को मारने ही वाले हैं।
ये सुनकर सैली भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से क्रोम को कहती है, क्रोम सैन, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे अभी की अभी वहां जाना होगा। तो क्रोम मन में सोचता है, ये तो सुनने में बहुत ही खराब लग रहा है, और सैली से कहता है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर क्रोम सैली और टैल के पीछे जाते जाते सोचता है, सच में सैली एक ट्रस्टेड सोर्स है जिससे मैं यहाँ सिटी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाऊंगा और जल्दी ही उस डंजन में भी चला जाऊंगा। और उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आने लगता है जब वो और उसकी बहन फादर के साथ खेला करते थे। क्रोम अपने मन में सोचता है, वैसे भी मैं इसकी मदद करने से अपने आप को नहीं रोक सकता क्योंकि ये सब बातें मुझे अपनी पर्सनली लग रही हैं। और फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां वो दूसरा आदमी फादर पर थंडर अटैक कर रहा होता है और उसकी पीठ पर जलने के घाव बन गए होते हैं। तो उसे देखकर जेफ कहता है, सच में ये बुढ़ा कितना ज्यादा ढीठ है, और उसके सर पर एक जोर से लात मारता है और कहता है, अगर तू मरना नहीं चाहता तो इन बच्चों से कह दे कि ये हमारी बातें सुने। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि हम वैसे भी इनको तो लेकर जाएंगे ही, चाहे इसके लिए तुम्हें ही क्यों न मारना पड़े। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इस तरह बेवकूफी करना और बिना मतलब के मरना पॉइंटलेस है? और वो फादर के चेहरे पर स्पिट कर देता है। तो फादर सोचता है, हो सकता है कि इससे कुछ भी ना बदले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम इतना तो पता चले कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और उन्हें हमेशा ये याद रहेगा कि मैंने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए यही सीख काम आएगी। ये सुनकर जैप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बूढ़े, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। तो उसका साथी कहता है, मुझे लगता है कि ये अब और ज्यादा नहीं झेल पाएगा। एक बार उन बच्चों को पास से देखो, और देखो जब तुम इविल ड्रैगन्स के खिलाफ जाते हो तो उसका क्या असर होता है। और वो अपने थंडर मैजिक का यूज करके फादर की पीठ पर टच कर देता है जिससे वहां बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। और तभी अचानक वो दूसरा आदमी एक और देखता है और हमें दिखता है कि क्रोम और सैली उस टूटी हुई दीवार से अंदर आ रहे होते हैं। और क्रोम अपने हाथ में छोटा डैगर पकड़े हुए कह रहा होता है, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो दूसरा आदमी कहता है, लगता है कि हमने यहाँ बहुत ज्यादा आवाजें कर दी हैं। मुझे नहीं लगता था कि इस टाउन में कोई ऐसे आदमी भी है जो दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाना पसंद करते हैं। मुझे तो लगता था कि अब यहाँ टाउन में किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। पर तभी जेफ क्रोम को देखकर सोचता है, ये आदमी, मुझे ये याद है। और वो क्रोम को ध्यान से देखने लगता है और इधर क्रोम भी सीरियस लुक दे रहा होता है। तभी सैली घबराते हुए कहती है, ये तो रेड ड्रैगन है, ये निशान इविल ड्रैगन्स का है, ये वो ग्रुप है जो इस टाउन को रूल करते हैं। तो वो दूसरा आदमी कहता है, तो तुम्हें पता है कि हम कौन है और तुम फिर भी हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। तुम शायद अपनी मौत के लिए तैयार हो, तो फिर ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं। और फिर वो अपने हाथ से थंडर इमिट करने लगता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेफ के साथ खड़ा आदमी राइडो अपने हाथ से थंडर निकालने लगता है और वो सैली और क्रोम को सीरियस लुक दे रहा होता है। और इधर क्रोम और सैली खड़े होते हैं और सैली के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही होती है। तो फादर जमीन पर पड़े पड़े दर्द से कहता है, सैली चैन। और जेफ क्रोम को देखकर अचानक से हंसने लगता है और कहता है, मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुझे कहीं देखा है, तुम तो वही हो ना जो लड़ाई के बीच से ही दुम दबाकर भाग गए थे। और तब क्रोम को याद आता है कि उसकी मुलाकात जेफ से पहले भी हो चुकी है जब वो उसे लूटने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्रोम कहता है, ओह, तो ये लुटेरा गिल्ड से है। और फिर जेफ अपनी तलवार लेकर क्रोम की ओर बढ़ता है और कहता है, आज मुझे यहाँ रोकने वाला और कोई नहीं है, तू कायर कहीं के, आज तो तू गया काम से। और इधर फादर पड़ा पड़ा सोच रहा होता है, सैली चैन और ये लड़का जिसे मैं नहीं जानता, प्लीज यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम यहाँ मारे जाओगे, क्योंकि एविल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने इन्हें हरा भी दिया तो भी उनके लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे।
और वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। और इधर क्रोम भी अपना डैगर हाथ में लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो उस हथियार को देखकर जेफ कहता है, ये क्या मजाक है, ये तू मुझसे लड़ने के लिए क्या लेकर आया है, ये तो एक जंग लगा लोहे का टुकड़ा है। और कहता है, लगता है कि तू पहली बार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। अच्छा है, तुझ में कॉन्फिडेंस है। चलो फिर आज तुझे इविल ड्रैगन से लड़ने का परिणाम पता चल जाएगा। और इधर क्रोम मन में सोचता है, मेरे सामने जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ बहुत बार हो चुकी हैं और मैं उनसे बहुत ऊपर आ चुका हूँ। और उन लड़ाइयों से मैं इतना ज़्यादा ताकतवर तो हो ही गया हूँ कि अब मुझे मौत का डर नहीं है। तो क्रोम जेफ से कहता है, तुम कुछ गलत ही आइडिया लगा रहे हो। आखिरकार मैं तुम जैसे कमजोर आदमी से क्यों डरने लगा, तेरे जैसे लोग मुझे रोज मिलते हैं। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आने लगता है और वो अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो अपनी तलवार से क्रोम पर अटैक करता है तो क्रोम भी अपने डैगर से उस अटैक को रोक लेता है। तो जेफ सोचता है, ये सच में बहुत तेज है और ताकतवर भी। अब ये मत कहना कि ये छोटा सा बच्चा ही मुझसे ज्यादा हाई लेवल पर है। आखिरकार अब मैं क्या करूं, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और इधर हम क्रोम को देखते हैं जो अपने हाथ में डैगर लिए बड़ा ही कूल दिख रहा होता है। तो जेफ क्रोम पर अटैक करते हुए कहता है, नहीं, मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर उसके अटैक करने से पहले ही क्रोम अपने डैगर से उस पर अटैक कर देता है। तो जेफ जल्दी से पीछे हटता है और अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है, वो तो मैं समय पर पीछे हो गया, पर फिर भी इसका डैगर मेरी चेस्ट में आर्मर के अंदर से घुस रहा है। आखिरकार इसके पास कितनी ताकत है। तो क्रोम अपना डैगर उसके पास लाते हुए कहता है, मैं कांप रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? वो मैं हूँ। और ये सुनकर जेफ के पसीने छूटने लगते हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो वो सोचता है, आखिरकार मैं इतना ज्यादा क्यों कांप रहा हूँ, और वो भी एक ऐसे बच्चे के सामने। और इधर राइडो अपना थंडर अटैक तैयार करने लगता है, पर क्रोम उसे ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है और तभी वो थंडर बोल्ट अटैक कर देता है। पर क्रोम जल्दी से पीछे हटते हुए उस अटैक को डोज कर लेता है और वो अटैक सीधे जाकर जमीन पर लगता है। तो तुरंत ही राइडो अपना दूसरा अटैक करने के लिए अपनी तलवार हाथ में लिए तेजी से क्रोम की ओर बढ़ता है। पर क्रोम इसके लिए भी तैयार होता है और अपने डैगर से उसकी तलवार को रोक लेता है। तो राइडो कहता है, जेफ के साथ लड़ाई करना ये तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन तुम मेरे अटैक को भी रोक पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ऑर्डिनरी गाय तो हो नहीं, पर तुम मुझे इतने ज्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रहे हो जो एक ऐसे रूइंड चर्च के लिए एक खतरनाक संग इविल ड्रैगन के साथ लड़ाई करने पर उतर आया है। तो क्रोम सोचता है, आज तो मेरा काम खत्म हो गया शायद, क्योंकि मैं अपनी मास्कुरेड स्किल को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, चाहे वो ऐसा रूइंड टाउन ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हैं और इस आदमी की स्किल्स वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं, और अगर सही से कहूँ तो ये मेरी ह्यूमन फॉर्म से ज्यादा ताकतवर है। और तभी राइडो अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम उस अटैक को भी रोक लेता है और राइडो उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। पर क्रोम की स्पीड भी बहुत तेज होती है और वो हर अटैक को रोकता जाता है। और क्रोम को ऐसा करते देख जेफ सोचता है, ये तो राइडो के अटैक्स को भी आराम से रोक पा रहा है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो राइडो भी हार सकता है। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन तेरी पीठ तो पूरी तरह से खुली हुई है। और हम देखते हैं कि क्रोम लड़ाई में बिजी होता है और उसके पीछे कोई ध्यान नहीं होता। तभी वहाँ एक धमाका सा होता है और हम देखते हैं कि जेफ ने क्रोम के पीछे अटैक कर दिया होता है, लेकिन सैली बीच में आकर अपनी तलवार से उस अटैक को रोक देती है और जेफ को कहती है, पीछे से वार करता है, तू बहुत ज्यादा कायर है, अब मैं तेरी विरोधी हूँ, तुझे अब मुझसे लड़ना है। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, यहाँ साले सब के सब मुझे कमजोर समझ रहे हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो सैली पर अटैक कर देता है, लेकिन सैली आराम से उसकी तलवार को रोक लेती है
पर उस अटैक से सैली के पैर थोड़े से पीछे हो जाते हैं और तुरंत ही जेफ अपना दूसरा अटैक कर देता है। तो सैली कहती है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, लगता है इसका लेवल मुझसे ज्यादा है, मुझे लड़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये मेरे लिए हानिकारक साबित हो। और इधर जेफ सोच रहा होता है इस अटैक से मुझे ये तो पता चल गया कि मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हूँ और लगता है कि इसका किसी इंसान के साथ लड़ाई करना ये इसका पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक एडवेंचरर है और ये सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ाई करती होगी, तो इसे हराना तो मेरे लिए आसान काम है। और देखा जाए तो लेवल और एक्सपीरियंस दोनों मेरे ही फेवर में है, इसलिए मैं हार जाऊं ये हो ही नहीं सकता। और जेफ और सैली की तलवारें आपस में टकराने लगती हैं और इस लड़ाई में सैली थोड़ी थकी थकी सी लग रही होती है। तो जेफ कहता है आखिरकार तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम्हें तो अच्छे से लड़ना चाहिए, ये शायद तुम्हारी पहली फाइट है जिसमें तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है, तुम तो ऐसे लड़ रही हो जैसे कोई सेकंड रेट एडवेंचरर लड़ता है, और वैसे भी मुझे तुम जैसी से खेलने में बहुत मजा आता है, तुम्हें तो पता होगा, तो इतनी आराम से भी मत मर जाना, ओके। और हम सैली के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देख सकते हैं। इधर क्रोम और राइडो की लड़ाई चल रही होती है, तो क्रोम राइडो पर अटैक करता है, लेकिन राइडो उसे अपनी तलवार से रोक लेता है और क्रोम जल्दी से पीछे होते हुए सोचता है आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, सच में इसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मुझे लड़ने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो राइडो क्रोम से कहता है मैं तुमसे लड़कर ये तो कह सकता हूँ कि तुम्हारे लेवल और तुम्हारे गट्स बहुत ज्यादा है, पर तुम्हारे लिए खराब बात यह है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए इस स्क्रैप मेटल स्वॉर्ड का यूज कर रहे हो और इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। तो क्रोम मन में सोचता है स्क्रैप मेटल स्वॉर्ड, वो तो मैं अपना रूप नहीं ले सकता, नहीं तो अभी तक तू मर गया होता। तो राइडो आराम से खड़े होते हुए कहता है बच्चे आखिरकार तू मुझसे क्यों लड़ना चाहता है, ये तो दुनिया में नेचुरल है कि स्ट्रॉन्ग आदमी कमजोर पर राज करता है, तू आखिरकार हमसे चाहता क्या है, तू चाहता है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, लेकिन फिर क्या, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, मैं इस जेफ की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी एनर्जी को बिना मतलब के वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर हम जैसे दो हाई लेवल के लोग आपस में असली फाइट करते हैं तो हम दोनों को ही नुकसान होगा, इसलिए अगर तुम अभी इस लड़ाई से पीछे हट जाओ तो मैं इस बारे में कुछ और भी सोच सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, तुम अपनी जिंदगी को ऐसी यूजलेस चीजों के लिए दांव पर लगा रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्रोम चिल्लाकर कहता है तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ ही रुक जाऊं क्योंकि मैं इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता, ये कभी नहीं होगा, मैं तुम जैसे लोगों के सामने घुटने कभी नहीं टेकूंगा। और क्रोम को पिछली बातें याद आने लगती हैं जहां उसके माता पिता को मॉन्स्टर मार रहे होते हैं और उसके साथी जो उसे धोखा देकर अकेले को डंजन के अंदर छोड़ देते हैं। तो क्रोम कहता है यही कारण है कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी और एक एडवेंचरर बना, चाहे ये तुम्हें कितना भी यूजलेस क्यों न लगे, लेकिन मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं हमेशा जस्टिस के लिए लड़ता रहूंगा। और जब मैं इतनी दूर निकल आया हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसा कितना ताकतवर है और मैं तुम जैसे की धमकी से यहाँ से भाग जाऊं, ये कभी नहीं होगा। तो राइडो गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहता है तू फूल कहीं के, मैं ऐसी जगह पर अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, मैं तुझ जैसे ब्रैट को इविल ड्रैगन का मजाक और नहीं उड़ाने दूंगा। और राइडो अपने पैर के नीचे एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिससे उसकी तलवार के अंदर से ठंडर निकलने लगती है, जिससे उसकी स्वार्ड लाइटनिंग स्वार्ड में बदल जाती है जो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रही होती है। तो उसे देखकर क्रोम शॉक होते हुए कहता है क्या इसने अपनी लाइटनिंग मैजिक को अपनी ही स्वार्ड पर यूज कर लिया है। और राइडो कहता है मैं तुझे जलाकर एक ही सेकंड में चारकोल बना दूंगा और तू मुझसे लड़ना कंटिन्यू करने की चॉइस पर बहुत ज्यादा पछताएगा। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि राइडो
क्रोम पर अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुझे पहले ही चेताया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तो अब बस तुम मर। और क्रोम थंडर स्वॉर्ड को अपनी ओर आते देख एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे बचने के लिए वो जल्दी से पीछे हटने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि उस तलवार से बहुत ही ज्यादा ठंडर निकल रही होती है जो कि उस पे दूर से ही असर कर रही होती है। तो वो नीचे बैठकर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वार कर रहा है। अगर मैंने अपनी तलवार से इन वारों को रोकने की कोशिश की तो मैं कुछ ही वार रोकने के बाद मेरी तलवार टूट जाएगी। और ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि इस फॉर्म में तो मैं एक ही स्ट्राइक में मारा जाऊंगा। मैं अभी तो इसे डोज कर सकता हूँ लेकिन हमेशा कैसे डोज करूंगा। और एक बार अगर मैं दीवार के पास आ गया तो समझो मेरा काम तो हो गया खत्म। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो गया। और क्रोम की ऐसी हालत जब सैली देखती है तो वो बोलती है, क्रोम सैन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। पर तभी जेफ उस पर अटैक करते हुए कहता है, पहले तू अपने आप को तो देख ले, दूसरे की चिंता कर रही है। क्या तेरे पास सच में इतना टाइम है कि तू लड़ते हुए दूसरे की भी चिंता कर सकती है? तो सैली जल्दी से जेफ के अटैक को रोक लेती है और कहती है, तेरे इन बच्चे जैसे वारों को रोकने के लिए मुझे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो जेफ गुस्से में आकर सोचता है, सच में ये कितने ज्यादा टफ है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। और वो लगातार सैली पर अटैक करने लगता है लेकिन सैली भी उन वारों को लगातार रोक रही होती है। और जेफ सोचता है, मेरे पास इससे ज्यादा हाई लेवल है और इससे ज्यादा लड़ाई का एक्सपीरियंस, तो मैं इससे नहीं हारूंगा। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं इस पर कोई प्रॉपर हिट नहीं दे पा रहा हूँ। और कुछ देर ऐसे ही अटैक करने के बाद जेफ थोड़ा थका हुआ लग रहा होता है और वो कहता है, आखिरकार मैं ऐसी कमजोर से लड़ते हुए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? तो सैली उसे कहती है, क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो? तुम्हें तो ऐसा पता ही होगा क्योंकि तेरे अटैक में वो बात नहीं है। तू तो बस अपने मन में आ रहा है वैसे अटैक कर रहा है, लेकिन मैं तेरे अटैक को अच्छाई के लिए रोक रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेरे अटैक से किसी और को नुकसान हो। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे ताकतवर से लड़ने के लिए ऐसे ही आ जाऊंगी? मैं चर्च और फादर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गालियां निकालते हुए सीधा सैली पर अटैक कर देता है। तो सैली सोचती है, इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन क्रोम की लड़ाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। उसका तो इस लड़ाई से कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन वो मेरी वजह से चर्च की लड़ाई में शामिल हुआ। और सैली जेफ के अटैक को रोकते हुए सोचती है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, जल्दी से उसकी मदद करनी होगी। और हम इधर देखते हैं कि राइडो अपने थंडर स्वॉर्ड से क्रोम पर लगातार खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है, पर क्रोम भी पीछे हटते हुए उसके वार को डोज कर रहा होता है। और ऐसे ही वो डोज करते करते दीवार के पास पहुंच जाता है। तो वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं ना तो ब्लॉक कर सकता हूं और ना ही और ज्यादा हिट्स ले सकता हूं। मेरा काम तो हो गया, इसने मुझे दीवार के सहारे कर दिया है। अब तो मैं बचने के लिए इधर उधर भी नहीं जा सकता। और वैसे भी इसकी स्वॉर्ड की रीच बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। इस ह्यूमन फॉर्म में हमारी ताकत के बीच बहुत ही ज्यादा अंतर है। आखिरकार अब मैं क्या करूं? तो राइडो सीरियस होते हुए क्रोम को कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है, मुझे तुम्हारी स्किल्स देखनी है, दिखाओ मुझे। ये सुनकर क्रोम चौंक जाता है और सोचता है, आखिरकार इसे कैसे पता कि मेरे पास कैसी पावर्स हैं? ये शायद अंदाजा लगा रहा होगा। क्या मुझे इसे अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए? क्या मुझे मास्कुरेड को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए? पर वो वहाँ पे मौजूद बच्चों को देखकर सोचता है, लेकिन इनके सामने कैसे मैं अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म दिखा सकता हूँ? अगर मैं इस वक्त मॉन्स्टर में बदल गया तो प्रीस्ट और बच्चे दोनों ही पैनिक हो जाएंगे और शायद सैली भी इस तरह से फाइट नहीं कर पाएगी और हमारी हार तो पक्का ही हो जाएगी। तो यहाँ इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़ दूं।
मुझे जो भी करना है वो इस ह्यूमन फॉर्म में ही करना होगा। और तभी क्रोम को कुछ याद आता है तो वो कहता है, एक मिनट रुको, जब हम डंजन में लड़ रहे थे तब भी ऐसी ही सिचुएशन खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने अपने किसी एक अंग को शेप शिफ्टर के अंग में बदलकर उसे मैनेज कर लिया था। पर यहाँ बात अलग है, अगर मैं यहाँ चर्च में मॉन्स्टर का रूप ले लेता हूँ तो ये तो चर्च के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इसे आराम से निपटा पाऊँ और चर्च के लोगों को ज्यादा कैजुअलिटी का सामना ना करना पड़े। और अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो मुझे डर है कि बच्चे और सैली भी मुझसे डरने लगेंगे। और अब तो बात मेरी ईगो पर आ गई है, तो मैं अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को रिवील किए बिना ही लड़ाई लड़ूंगा और इससे जीतूंगा। तभी राइडो उसके पास आते हुए कहता है, ठीक है फिर, अगर तुम मुझे अपनी स्किल्स नहीं दिखाना चाहते तो अब बस मरो, तुम्हें अब और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर राइडो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और थंडर बोल्ट को एक साथ एक्टिव कर देता है, जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं। ये देखकर क्रोम भी घबरा जाता है और कहता है, क्या 2 स्पेल्स, वो भी एक ही समय पर, मेरे तो लग गए। और तभी क्रोम के सामने बहुत ही बड़ी थंडर आकर गिरती है, जो क्रोम को छूते हुए जमीन पर लग जाती है और क्रोम इससे दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि क्रोम का एक हाथ थोड़ा जल जाता है, तो वो दर्द से कहता है, ये क्या, मेरा हाथ। पर तभी अचानक वो देखता है कि राइडो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को लेकर उस पर अटैक करने आ रहा होता है। तो क्रोम कहता है, ये क्या, अब क्या करूं? ये तो मेरे संभलने से पहले ही मुझ पर दूसरा अटैक करने आ गया है। और इधर राइडो अपना अटैक करते हुए सोचता है, ये वैसे तो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन अब इसके भी लिमिट्स खत्म हो गई हैं। और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक के लिए तैयार होते हुए कहता है, ये तेरी लाइन का एंड है, इस वार से तू अब नहीं बच पाएगा, अब तेरे बचने के लिए कोई जगह नहीं है। और क्रोम उस लाइटनिंग स्वॉर्ड को अपनी ओर आते हुए देखता है और वो घबराया हुआ दिख रहा होता है। और इधर वो अटैक करते हुए राइडो कह रहा होता है, तो तुझे क्या लगता है कि तू इस जंग लगी डैगर से मेरी तलवार को रोक पाएगा? और वो अपना अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी तलवार क्रोम के डैगर को तोड़ते हुए सीधे आगे निकल जाती है और सीधे जाकर क्रोम के पेट में घुस जाती है। और स्वॉर्ड में से अभी भी थंडर निकल रही होती है। ये देखकर फादर कहता है, ये एडवेंचरर लड़का तो हार गया, अब क्या होगा? और हम देखते हैं कि राइडो की तलवार क्रोम के पेट के अंदर धसी होती है। और उसे देखकर राइडो सोचता है, ये आखिरकार कैसे हो सकता है? इसने इतनी जल्दी हिट लगने से पहले अपने वाइटल्स को बचा लिया ताकि इसे कोई गंभीर चोट न लगे। ये अपनी मौत से सिर्फ एक बाल की दूरी पर था, लेकिन इसने फिर भी अपनी मौत को धोखा दे दिया। पर अब ये मौत के दरवाजे पर खड़ा है और यहाँ पे स्ट्रगल करना इसके लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि मैं इसे अपने दूसरे वार से मार दूंगा। और राइडो अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो अचानक से बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है, ये नहीं हो सकता, आखिरकार मैं अपनी तलवार को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? ये आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तलवार किसी पत्थर के अंदर अटक गई है। ये अपने आप को बहुत ही स्पीड से हील कर रहा है और अपने अंदर ही इस तलवार को भी कैद कर रहा है। और ये इसके शरीर से ये कलर कैसा दिख रहा है? और हम देखते हैं कि क्रोम के शरीर से इविल मानक दिख रहा होता है। और फिर क्रोम अपने हाथों को शेप शिफ्टर के हाथ में बदलकर उस तलवार को पकड़ता है और कहता है, इस बार मैंने तुझे पकड़ लिया, अब देखता हूँ तू करता क्या है। और ये देखकर राइडो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये इतने खतरनाक घाव के साथ भी इतना काम कैसे हो सकता है? और ये इसकी स्किल और इसका कोल्ड ऑरा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मरा हुआ हो। और इधर क्रोम राइडो को एक बहुत ही खतरनाक इविल लुक देते हुए सोचता है, मैंने इसे अपने आप पर वार करने के लिए उकसाया ताकि ये बिना सोचे समझे ही मुझ पर हमला कर दे। और जब इसकी तलवार मेरे पेट पे लगने ही वाली थी, उससे पहले ही मैंने अपनी स्किन को मॉन्स्टर की स्किन में बदल दिया।
और अपनी रीजनरेशन को भी एक्टिव कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि राइडो के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही होती है, तो वो चिल्ला के कहता है, आखिरकार तुम क्या चीज हो। पर क्रोम उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ के पंजे से उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि क्रोम सीधे ही उसके गले पर अटैक करता है और क्रोम के अटैक करने की फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जिससे एक झटके में ही राइडो मारा जाता है। और क्रोम तलवार को पकड़े हुए उसे देख रहा होता है और सोचता है, वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा दम था, लेकिन ये मेरी मॉन्स्टर फॉर्म के आगे कुछ नहीं कर सकता, इसे तो मरना ही था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि राइडो जमीन पर पड़ा होता है और वो कहता है, मैं हार गया, ये इम्पॉसिबल है। आखिर इस छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है जो ये मुझे इतने ताकतवर आदमी को हरा सकता है। और हम देखते हैं कि क्रोम कूल स्टाइल से अपने पेट से तलवार निकाल रहा होता है। ये देखकर चर्च का फादर भी शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे हुआ। इस लड़के ने लाइटनिंग गाय को हरा दिया, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जेफ भी राइडो को हारा हुआ देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, राइडो कैसे हार सकता है। और फिर क्रोम स्टाइल से अपने पेट से तलवार निकालते हुए कहता है, आउच। अब बताओ आगे क्या करना है, तुम तो जानते ही हो कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तो स्टार्ट करें। और सैली क्रोम का साथ देते हुए कहती है, अब ये 2 वर्सेज 1 है, बताओ तुम क्या चाहते हो। और वो दोनों जेफ के सामने तलवार लिए तैयार खड़े होते हैं। तो जेफ भी ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और गुस्से से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी यहाँ मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, पर मेरे पास यहाँ से निकलने का रास्ता है। और वो अपने गले को दबाने लगता है और फिर अपने गले से एक जहरीली गैस निकालते हुए कहता है, ये लो, ये पॉइजन मिस्ट है। और हम देखते हैं कि वो धुआं चर्च में हर जगह फैलने लगता है। तो सैली अपना नाक बंद करते हुए कहती है, ये तो एक स्मोक स्क्रीन है और ये शायद जहरीली भी है, इसलिए कोई भी सांस मत लेना। और तभी वहां कांच टूटने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि जेफ वहां खिड़की से बाहर निकल रहा होता है और कहता है, तुम लोगों ने इविल ड्रैगन के साथ पंगा लिया है, इसका क्या फल होगा वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। तुम सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड हो जो ऐसे रूइंड चर्च के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। हम इविल ड्रैगन के लोग हैं और यहाँ ओडफील्ड में हम रूल्स बनाते हैं, तो ये सोचना भी मत कि तुम्हारी मौत आसान होगी। हम तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि ये यहाँ के लोगों के लिए मिसाल बनेगी। और खिड़की से कूदते हुए कहता है, तुम बहुत पछताने वाले हो। फिर वो वहां से भाग जाता है और क्रोम और सैली उस खिड़की को देख रहे होते हैं। तभी सैली राहत की सांस लेते हुए कहती है, आखिरकार यहाँ सब कुछ सेफली निपट गया, नहीं तो यहाँ बहुत सी कैजुअलिटी हो सकती थी। और इधर क्रोम अपने रीजनरेशन स्किल से अपने पेट के घाव को भरते हुए सोचता है, कैसे भी करके मैंने इस बार तो अपनी ट्रू फॉर्म रिलीज होने से बचा ली और इस मैटर को भी संभाल लिया, लेकिन आगे मुझे सावधान रहना होगा। और रीजनरेशन की वजह से उसके पेट का घाव बिल्कुल सही हो जाता है। और क्रोम सोचता है, लेकिन अगर वो दोबारा से मुझसे लड़ने आए और वहाँ और लोग मौजूद हुए तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में उनसे जीत पाऊंगा। तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। चलो छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि इनके बारे में सोचना फिजूल ही है, मैं इन सब का कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि चर्च का फादर एक चेयर पे बैठ जाता है और सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं, क्या उनकी हालत ठीक है। तो फादर कहता है, थैंक यू सैली चैन, और तुम्हारा भी थैंक यू, तुम्हारा नाम क्रोम कुन है ना। तो क्रोम ये सुनकर चौंकते हुए सोचता है, मेरा नाम तो सबको पता चलता जा रहा है, मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम इन सबको पता चले। और फादर उन बच्चों की ओर देखते हुए कहते हैं, भगवान ही जाने अगर तुम यहाँ नहीं आते तो हमारे साथ क्या होने वाला था। और फिर क्रोम से पूछता है, क्या तुम्हारा घाव ठीक है क्रोम, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हें बहुत ही गहरा घाव लगा था। तो क्रोम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरे पास हीलिंग स्किल्स है। और अपने मन में सोचता है, लेकिन रीजनरेशन के यूज करने से मेरे माना पॉइंट कम होते हैं और मेरे पास अगर इनफ माना पॉइंट नहीं रहेंगे तो मैं
मास्कुरेड टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा और वापस अपने किराए के कमरे में जाना होगा ताकि मैं अपने माना पॉइंट्स को रिकवर कर पाऊं। तभी सैली फादर को कहती है, फादर अब आप और ज्यादा ओल्ड फील्ड में नहीं रुक सकते। मैं जब यहाँ से गई थी तब से लेकर अब तक यहाँ की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई है और ये इविल ड्रैगन के लोग ये भी कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए फादर। आप सभी को कैपिटल में मूव कर देना चाहिए। तो फादर सीरियस होते हुए कहता है, तुम तो जानती ही हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सच है कि कैपिटल बेटर है, लेकिन सिंपली हम वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारे पास टैक्स देने के लिए भी पैसे नहीं है और वैसे भी हम कैपिटल से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इसलिए बच्चों को वहाँ तक ले जाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा और हो सकता है कि इविल ड्रैगन के लोग मिलकर हमें रास्ते में अटैक कर दें, जो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सैली कहती है, लेकिन आप एक बार देखो तो सही कि इविल ड्रैगन्स ने यहाँ क्या कर दिया है। आप और ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते, आप बस ये सिटी छोड़ दीजिए और कैपिटल में चलिए। मैं जितनी हो सकेगी उतनी आपकी मदद करूंगी। तो फादर कहता है, तुम्हें हमारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद भी रख सकते हैं और आगे के लिए अब हम और ज्यादा सावधान रहेंगे। पर यहाँ सबसे ज्यादा अर्जेंट बात तो ये है कि तुम दोनों को तुरंत ही इस टाउन को छोड़कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब इविल ड्रैगन के टारगेट हम नहीं है बल्कि तुम हो और वो पहले तुम्हें खत्म करना चाहेंगे। तुमने तो उस भागते हुए इविल ड्रैगन के लड़के को देखा ही था, उसका ध्यान सिर्फ तुम पर था ना कि हम पर। इविल ड्रैगन के लोगों को अपने सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता होती है, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना बदला जरूर लेते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो क्रोम भी सोचता है, ये बात सही है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम पर हमला करते हैं तो चर्च के लोग भी इसमें खतरे में आ जाएंगे। तो क्रोम और सैली चर्च से बाहर आ जाते हैं और सैली उसे थैंक यू कहते हुए बोलती है, आज तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं माफी चाहती हूँ कि लास्ट में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। और फिर सैली क्रोम से पूछती है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है क्रोम, तुम क्या करने वाले हो? तो क्रोम कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज के लिए तो मैं वापस से अपने कमरे में चला जाता हूँ, पर उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जो मैं कर सकूं। और क्रोम बोलता है, सैली आखिरकार तुम्हारा क्या? और वो ऐसा बोलते बोलते बीच में रुक जाता है और सोचता है, नहीं मैं इतने आराम से उसे ऐसा नहीं कह सकता। ये बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि इसने एक अबैंडन चर्च की भी हेल्प कर रही है, जिस चर्च ने इसे पाला था, और इतना होने के बाद भी ये उसका साथ नहीं छोड़ रही है। पर अब तो सैली भी इविल ड्रैगन्स का टारगेट बन गई है और इधर सैली सोच रही होती है कि मुझे चर्च में सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं वहां रुकती तो वो मुझसे बदला लेने के लिए चर्च के लोगों पर भी अटैक कर सकते थे। जैसा कि फादर कह रहे थे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सभी को वहां कैपिटल में ले जा पाए, पर अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो पक्का ही इविल ड्रैगन्स द्वारा ले जाए जाएंगे और फिर पता नहीं उनके साथ क्या होगा। पर अब मैं क्या करूं? और इधर क्रोम भी सोच रहा होता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो क्रोम सैली से पूछता है, सैली क्या तुम मुझे हॉल ऑफ डिजास्टर के बारे में कुछ बता सकती हो, जिसकी वजह से ओल्ड फील्ड इतना ज्यादा बर्बाद हो गया? तो सैली कहती है, मुझे लगता है कि वो टाउन के नॉर्थ में अपीयर हुआ था और वहीं लोगों ने उसे सबसे पहली बार देखा था, पर मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि वहाँ अकेले नहीं जाना, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार जब बहुत से नाइट्स मिलकर उसे खाली करने गए थे और वो संख्या में 20 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन वो सभी के सभी मारे गए और उनमें से एक भी वापस नहीं आया। तो क्रोम सोचने लगता है, क्या देश के द्वारा भेजी गई सेना भी खत्म कर दी गई? आखिरकार वो डंजन कितना खतरनाक हो सकता है? और सैली कहती है कि उन सिपाहियों के मरने के बाद कंट्री ने इस सिटी को इग्नोर कर दिया।
तो क्रोम सोचता है अब तो ये क्लियर है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब मुझे जाकर हॉल ऑफ डिजास्टर पर जीत पानी है और इस डंजन डिजास्टर को खत्म कर देना है, जिससे कि ओडफील्ड इविल ड्रैगन्स की कैद से आजाद हो पाए। और अब ये सिर्फ मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मैं वैसे तो यहाँ सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढने आया था जहाँ मैं लेवल अप कर पाऊँ, और अगर मुझे क्विकली लेवल अप करना है तो मुझे ऐसे मॉन्स्टर ढूंढने होंगे जो कि मेरे लेवल से हाई लेवल के हों। और अब मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा डंजन जो नेशन के नाइट्स को हरा पाए, तो उसमें तो पक्का ही हाई लेवल के मॉन्स्टर होंगे ही। और डंजन के मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक तो यहाँ के क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि इविल ड्रैगन्स। मॉन्स्टर्स के साथ साथ मैं उनको भी खत्म कर दूंगा ताकि ओडफील्ड के लोग आराम से रह पाएं। और अगर मैंने डंजन के बॉस को हरा दिया और इस डंजन डिजास्टर को रोक दिया, तो मुझे विश्वास है कि नेशन के नाइट्स यहाँ आकर इविल ड्रैगन्स के लोगों को हरा देंगे। और वैसे भी मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत है जितनी कि एक मॉन्स्टर में होती है, तो मुझे जाकर डंजन के डीप में लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि इसी से मैं ओडफील्ड को बचा पाऊंगा और अपनी नेक्स्ट फॉर्म में इवोल्व हो पाऊंगा। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेफ इविल ड्रैगन्स के हाइड आउट पर चला जाता है और वहां एक आदमी से कह रहा होता है, गारलोड सामा, मेरे पास आपको देने के लिए एक रिपोर्ट है। जब हम स्लेव हंट कर रहे थे उसी वक्त किसी ने आकर हमसे झगड़ा किया और राइडो को भी मार दिया है, और ये सब करने वाला क्रोम नाम का एक घमंडी लड़का है। इसलिए हमें अपनी फुल फोर्स के साथ वापस जाकर उसे सजा देनी चाहिए। और मन में सोचता है, क्रोम वैसे तो वो सच में एक कैपेबल बच्चा है, लेकिन इस बार उसने अपनी मौत को बुलाया है और वो अपने इस काम के लिए बहुत पछताने वाला है। तो गैलरोड कहता है, तो तुम वहां से भाग आए जैसे ही तुम्हारा साथी मारा गया। तुम्हें क्या लगता है ये एक अच्छी बात है? और फिर एक इविल लुक के साथ कहता है, हे जेफ, मैं तुझे कैसा दिख रहा हूँ? और फिर हमें पता चलता है कि वो इविल ड्रैगन्स का बॉस होता है। उसे देखकर जेफ घबराते हुए कहता है, वैसे आप सच में बहुत ही अमेजिंग है और एक इंस्पायरिंग पर्सन है। तभी गैलरोड अपनी जाइंट एक्स को जेफ की साइड में डालता है और गुस्से से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही पर्सन था। सही पर्सन तो ये रहेगा कि तुझे मुझसे ज्यादा डर लगता है या फिर उस बच्चे से जिसका नाम क्रोम है। ये सुनकर जैब बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं सबसे ज्यादा सिर्फ आपसे ही डरता हूँ गैलरोड सामा। फिर गैलरोड जैब से गुस्से में कहता है, तेरे जैसों की वजह से हमारे इविल ड्रैगन्स का नाम खराब होता जा रहा है। अगर तूने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं खुद तुझे मारूंगा। तो जैब गैलरोड को इतने गुस्से में देखकर कहता है, जी बॉस, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। और जेफ गैलरोड के खतरनाक लुक को देखकर सोचता है, गैलरोड सामा बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही ब्रूटल मेथड्स अपनाते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा ताकतवर स्किल्स हैं। उन्हें तो यहाँ ओडफील्ड का मॉन्स्टर कहते हैं और वैसे उन्हें भी ये नाम बहुत पसंद है और वो मुझे सच में मार देगा अगर मैंने ऐसा दोबारा होने दिया तो। और फिर हम देखते हैं कि गैलरोड अपने सिंहासन पर वापस बैठकर कहता है, चलो अब बात करते हैं कैनेला की। हाँ तो कैनेला, मुझे बताओ कि तुमने हॉल ऑफ डिजास्टर के गार्ड्स के नंबर्स को कम क्यों कर दिया? क्या मैंने तुम्हें इसकी परमिशन दी थी? और हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन की टॉप ब्रास कैनेला सामने खड़ी होती है और वो कोई जवाब नहीं देती। तो गैलरोड उसे गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे आंसर देने वाली हो कि नहीं? अगर तुम उस जगह को अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख सकती तो ये तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। तो कैनेला कहती है, बॉस, मेरे सामने और भी बहुत सी इमरजेंसियां आ गई थी, इसलिए मैं पहले उन पर ध्यान देना चाहती थी। ऐसा लग रहा है कि किंगडम्स के नाइट्स ने यहाँ पे हुई सारी मिस्टेक्स को देख लिया है और उन्हें यहाँ टाउन में स्पॉट किया गया है। वैसे हमने यहाँ कुछ लोगों को तो देख लिया है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ और भी नाइट्स मौजूद हो। मैं तो बस उन नाइट्स को ही इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई थी, इसीलिए मुझे और गार्ड की जरूरत पड़ी। तो गैलरोड कहता है, क्या ये नाइट्स यहाँ पर कैसे आ गए? और फिर हंसते हुए कहता है,
अगर इन्होंने मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा, मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, जैसा कि हम करते हैं। तो कैनेला कहती है, मुझे पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हम सारे उन पर टूट पड़े। अभी ये पता नहीं है कि वो हमारे पीछे है या फिर होल ऑफ डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। मुझे कुछ समय और दो ताकि मैं ये फिगर आउट कर पाऊँ कि वो आखिरकार चाहते क्या है। और फिर हमें क्रोम एक छत पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि चारों ओर टाउन में कुछ देख रहा होता है और कहता है नॉर्थ ऑफ द सिटी। और वो टाउन के नॉर्थ में देखकर चौंक जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि होल ऑफ डिजास्टर को ढूंढना इतना आसान काम होगा। और हम देखते हैं कि टाउन के बाहर एक बहुत गहरा गड्ढा दिखाई देता है, जो बहुत दूर से ही देखा जा सकता है। तो क्रोम कहता है, तो ये है वो होल ऑफ डिजास्टर जिसकी वजह से ओल्डफील्ड इतना ज्यादा सफर कर रहा है। और फिर क्रोम मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आधे दिन तक अपने कमरे में आराम कर लिया है, इसलिए मेरा माना और स्टेमिना दोनों ही फुल्ली रिकवर्ड हो गए हैं, इसलिए अब मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वो टाउन में कुछ देखकर चौंक जाता है। टाउन में कुछ लोग गलियों में घूम रहे होते हैं। तो वो कहता है, आखिरकार ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं, अभी तक तो सुबह भी नहीं हुई है। और तभी क्रोम देखता है कि एक मॉन्स्टर अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाकर अटैक कर रहा होता है और वो अपनी फायरबॉल को एक घर की ओर फेंकता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उस तबाही से लोग बचते हुए भागते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ गए हैं, क्या यहाँ हमें बचाने वाला कोई नहीं है, कोई तो हमारी मदद करो और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करके इन्हें हराओ, नहीं तो हम इन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे। तो क्रोम स्पीड से वहां कूदते हुए कहता है, क्या ये इविल ड्रैगन्स वाले लोग इन्हें नहीं बचाने वाले क्या? पर तभी हम देखते हैं कि एक चोगे में एक लड़की आकर कहती है, मैं एक एडवेंचरर हूँ और जिसको कोई घाव नहीं लगा है और थोड़ी एनर्जी बची है, वो बच्चों को सेफली एक जगह पर ले जाओ। तभी वहां मौजूद एक पर्सन कहता है, मैं भी इन्हें प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर दोबारा से फायरबॉल बनाकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अटैक करते देख उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं और वो अपना मुंह ढक लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो चोगे वाली लड़की आकर होली मैजिक शील्ड बना देती है और उस फायर बॉल को रोक लेती है और फिर अपनी तलवार को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। तो अचानक अटैक होने की वजह से मॉन्स्टर भी पीछे हट जाता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। तो वो लड़की अपने चेहरे से चोगा हटाते हुए उस आदमी को कहती है, तुम यहाँ मेरे कोई काम नहीं आओगे, इसलिए थोड़ा पीछे हट जाओ ताकि तुम्हें चोट न लगे। और इधर क्रोम छत पर ही खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने मुझे नोटिस किया है। तभी वो मॉन्स्टर चौंक कर पीछे देखता है और हमारा हीरो क्रोम अपनी हीरोटिक एंट्री लेकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और अचानक हुए इस अटैक की वजह से वो लड़की भी चौंकते हुए उस ओर देखती है। तो क्रोम कहता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ और हम साथ में मिलकर इन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तो वो लड़की उस मॉन्स्टर को देखती है जिसके सीने पर बहुत बड़ा तलवार का कट लगा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचती है, इसने एक होल ऑफ डिजास्टर के इतने खतरनाक मॉन्स्टर को इतना ज्यादा घायल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि अभी भी टाउन में इतने स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बचे हुए हैं। ये वैसे दिखने में तो नहीं लगता, पर हो सकता है कि ये भी इविल ड्रैगन्स का पार्ट हो। पर पहले इस मॉन्स्टर पर ध्यान देती हूँ ताकि ये और ज्यादा तबाही टाउन में ना फैला पाए और इसे रोक ले। और इधर क्रोम मॉन्स्टर पर दोबारा से वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मॉन्स्टर अपने हाथ के पंजे से उसकी तलवार को रोक लेता है। और तभी वो लड़की अपनी तलवार में होली एनर्जी डाल देती है जिससे उसकी स्वार्ड होली स्वार्ड बन जाती है। तो क्रोम ये देखकर चौंकते हुए सोचता है, ये तो जैसे राइडो ने अपनी तलवार को थंडर स्वार्ड बनाया था, ऐसे ही इसने अपनी तलवार को होली स्वार्ड बना दिया है। वैसे होली एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स के इविल माना पर बहुत ज्यादा काम करता है
और उस होली स्वॉर्ड की एनर्जी को महसूस कर कर वो मॉन्स्टर भी डर से कांपने लगता है। पर तभी वो लड़की उस पर एक खतरनाक स्लैश अटैक करती है, जिससे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। ये देखकर क्रोम सोचता है, सच में ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। और होली एट्रीब्यूट बहुत ही एफिशिएंसी के साथ मॉन्स्टर्स पर काम करता है और साथ में ये इम्प्योर माना जैसे डेविल्स और अनडेड पे भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करता है। अगर मैंने इसके सामने केयरलेसली अप्रोच किया तो हो सकता है कि ये मुझे भी प्योरीफाई कर दे, मतलब कि मेरा भी काम खत्म कर दे। और उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर टाउन के लोग खुशी मनाते हुए कहते हैं, इस लेडी ने एक ही झटके में मॉन्स्टर को संभाल लिया, सच में कितनी ज्यादा ताकतवर है और इसकी स्किल्स वो तो लाजवाब है। और एक पर्सन आकर उस लड़की से कहता है, मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी टाउन में नहीं देखा, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? पर वो लड़की उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती और मन में सोचती है, स्ट्रेंज, होली माना और इविल माना के बीच एक तरह का अट्रैक्शन होता है। और मैंने यहाँ जब अपनी तलवार में होली एनर्जी भरी थी तो मेरी स्वॉर्ड इस आदमी की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भी एक मॉन्स्टर है या फिर इसके अंदर कोई इविल एनर्जी है? और इधर क्रोम सोच रहा होता है, चलो जो हुआ वो ठीक है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि यहाँ ज्यादा बड़ी तबाही नहीं हुई और सब कुछ आराम से निपट गया और ऐसा नहीं लगता कि किसी को ज्यादा चोटें आई हैं। और तभी वो लड़की अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए मन में सोचती है, चलो फिर इस चीज को टेस्ट करते हैं कि ये सच में मॉन्स्टर है या इंसान। और इसी के साथ इस पार्ट का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।